दोस्तों जेन्युइन स्टडी पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं घनश्याम। दोस्तों ये साइंस रिवीजन का प्रैक्टिस सेट मैंने शुरू किया है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। दोस्तों जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे बीपीएससी पीटी हो, बिहार सचिवालय सहायक हो, सीडीपीओ हो, बिहार हेडमास्टर हो, सबके लिए साइंस बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए साइंस का मैंने प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट सीरीज मैंने शुरू किया है, रिवीजन के लिए शुरू किया है। स्पेशली ये रिवीजन सीरीज है जिसमें न ही आप लोगों का केवल रिवीजन होगा, बल्कि आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का, साइंस का कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट में आप लोग को आंसर तो बताया ही जाएगा, साथ में जहाँ पे एक्सप्लेनेशन का जरूरत पड़ेगा जरूर दिया जाएगा। दोस्तों इस चैनल को आप लोग अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने तरह के प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता है सभी प्रैक्टिस सेट को इस पे दिया जाएगा, चाहे जो भी एग्जाम हो। ये तो साइंस का जनरल प्रैक्टिस सेट है, लेकिन एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस सेट आएगा एग्जाम के लिए। सेट आएगा जो हमारे एक्सपर्ट तैयार कर रहे हैं, और बहुत जल्दी, चाहे वो फिजिक्स और मैथ का प्रैक्टिस सेट हो या रीजनिंग का हो या बीपीएससी पीटी का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हो, बिहार सचिवालय सहायक का हो, सबका प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए आगे हम लोग जल्दी से बिना किसी वेस्टेज ऑफ समय का, टाइम का, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग पहला सवाल देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, बोलिए। तो इसका आंसर जो है ना, पहले मैं सवाल पढ़ देता हूँ, आप लोग भी पढ़ लिए होंगे, ठीक है, डेफिनेटली। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इंफ्रारेड की और रक्त की जो तरंग दैर्ध्य होता है ना, ये सबसे ज्यादा होती है, राइट। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद से जो है, माफ कीजिएगा दोस्तों, मैंने थोड़ा इंक में सिलेक्ट कर लूँ, इंक रेड कर लेता हूँ सिलेक्ट, राइट। तो पहले का आंसर हो जाएगा डी, राइट। सेकेंड नंबर सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण बी होगा, ठीक है। एक मिनट माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा पेन टैब सही से काम नहीं कर पा रहा है। ओहो, ये इंक क्यों चेंज हो जा रहा है अपने ऑटोमेटिक, अपने आप। माफ कीजिएगा, ये थोड़ा लेट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल देखते हैं। वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का क्या है? बोलिए। वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का क्या है? पहला नंबर है परिक्षेपण है, प्रकीर्णन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, या डी नंबर है परिक्षेपण और वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या है? बोलिए। तो इसका आंसर होगा डी नंबर होगा, ठीक है। ये परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है। चौथा नंबर सवाल देखते हैं। ध्वनि का तारतम्य या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि के किससे होता है? बताइए। ध्वनि का तारतम्य या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि के किससे होता है? बताइए दोस्तों। इसका क्या होगा आंसर? आवेग, वेग होगा, आयाम से होता है, या आवृत्ति से होता है? बोलिए। तो इसका आंसर जो होगा
आवृत्ति होगा, ठीक है, सी नंबर होगा, ये सी नंबर होगा, राइट। 5 नंबर देखते हैं, ध्वनि उच्चतम वेग से कैसी वायु में गमन करती है। ठीक है, ध्वनि जो ध्वनि है, साउंड है, उच्चतम वेग से अगर वायु में गमन करना हो तो किस तरह के वायु में गमन करेगी, बताइए। तो इसका आंसर जो है दोस्तों, आर्द्र वायु में। तो आर्द्र वायु में कैसी आर्द्र वायु में, बोलिए। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, इसका आंसर है डी, ठीक है। 6 नंबर, प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण इनमें से क्या है। प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण इनमें से क्या है। तो इसमें जो है दोस्तों, ध्वनि का परावर्तन है, ठीक है, ध्वनि का परावर्तन है, राइट। 7 नंबर, फ्यूज के तार का पदार्थ, फ्यूज के तार का पदार्थ, ठीक है, कैसा होना चाहिए, बोलिए। फ्यूज का जो हमारे घरों में जो फ्यूज का तार होता है, कैसा होना चाहिए। उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक का होना चाहिए, निम्न प्रतिरोधकता का होना चाहिए, या सी नंबर उच्च गलनांक का होना चाहिए, या डी नंबर उच्च प्रतिरोधकता का होना चाहिए तथा निम्न गलनांक का होना चाहिए, बताइए। तो दोस्तों, फ्यूज का जो तार है ना, उसका आंसर नंबर डी होगा, उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए, रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए तथा निम्न गलनांक होना चाहिए। निम्न गलनांक रहेगा ना, तभी मान लीजिए कोई फॉल्ट होता है तो तार जल्दी से क्या होगा, गल जाएगा, नहीं तो पता चला जल्दी से नहीं गलेगा तो फ्यूज उड़ेगा नहीं और घर में आग लग सकती है, ठीक है। ये देखिए 8वां नंबर सवाल, यूरेनियम 235 के नाभिक में क्या होता है, बोलिए। यूरेनियम 235 के नाभिक में क्या होता है। ये नंबर 235 में क्या होता है, 235 प्रोटॉन होता है या 235 न्यूट्रॉन, या 235 इलेक्ट्रॉन, या डी नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या होता है। इसमें आंसर होगा यूरेनियम 235 के नाभिक में, मतलब न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और व न्यूट्रॉन दोनों की संख्या 235 होती है। दोनों की संख्या क्या होगी, 235 होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये देखिए, वृद्धावस्था में लिखने और पढ़ने हेतु चश्मा लगाना पड़ता है, क्योंकि, बोलिए। वृद्धावस्था में लिखने व पढ़ने हेतु चश्मा लगाना पड़ता है, क्योंकि इसका रीजन क्या है। इसका आंसर जो होगा बी नंबर, नेत्र की समायोजन क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक है, नेत्र की समायोजन जो क्षमता है ना, उसमें कमी आ जाती है, ठीक है, इसीलिए चश्मा लगाना पड़ता है। 10 नंबर, नेत्र का समायोजन कैसे होता है, बोलिए। नेत्र का समायोजन कैसे होता है। इसका आंसर होगा सी नंबर, ठीक है, रोमाक पेशियों, मतलब सिलियरी मसल के द्वारा नेत्र का समायोजन जो है सिलियरी मसल के द्वारा होता है, रोमाक पेशियों के द्वारा होता है, ठीक है। 11 नंबर देखिए, इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश का क्या है, बोलिए। इंद्रधनुष का बनना, वायुमंडल में जब इंद्रधनुष बनती है तो वायुमंडल में जल की बूंदें भी होती है, तो बूंदों के द्वारा प्रकाश का क्या है, बताइए। इसमें क्या है, परिक्षेपण है या प्रकीर्णन है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या है, बोलिए। इसका आंसर जो होगा डी होगा, ठीक है, एक नहीं, परावर्तन केवल नहीं होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन केवल सी न मारिएगा, इसमें डी होगा, परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों होता है। अगर परिक्षेपण न दिया रहे ना,
तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों होगा। और बीपीएससी पीटी में परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों अलग अलग रहे तो आंसर क्या लगा देंगे, एक या एक से अधिक वाला लगा देंगे, 5 नंबर ऑप्शन। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं दोस्तों, वर्षा रुकने के उपरांत इंद्रधनुष कहाँ पे बनता है बताइए। वर्षा रुकने के बाद इंद्रधनुष कहाँ पे बनता है, तो ये बताइए। सूर्य न भी हो तब भी दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष। ये तो बात सही है कि जब इंद्रधनुष बनता है ना तो जरूरी नहीं है कि सूर्य दिखाई दे ही। तो यहाँ पे आप लोग कॉमन सेंस लगाकर आंसर डी नंबर ना लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और सूर्य की ओर भी दिखाई नहीं देता है, यहाँ पे भी कॉमन सेंस में जो लगाया गया उसका सवाल गलत हो जाएगा कि सूर्य के सामने भी कभी दिखाई देता है, सूर्य नहीं भी रहता है तो। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। ठीक है, सूर्य के विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जल भरे बाल्टी में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघलने पर बाल्टी में जल का तल क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा या नीचे चला जाता है या उसी तरफ पूर्वतः बना रहता है या पहले ऊपर उठेगा फिर तत्पश्चात जल का तल क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, क्या होगा। तो इसका आंसर जो है उसी तरह रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब बाल्टी में पानी भरा हुआ है उसमें कोई बर्फ का टुकड़ा है, जब वो गलेगा ना तो जल के तल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पूर्वतः उसी तरह रहेगा। ठीक है, 14 नंबर सवाल देखते हैं, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किससे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किससे आसानी से उठा ले जाएगा, बताइए किसको उठा ले जाएगा। 1 किलोग्राम लोहा को, 1 किलोग्राम तांबा को, 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख या रुई को या उपरोक्त सभी को। देखिए वजन तो सबका एक ही समान है ना, एक एक केजी है, लेकिन आसानी से किसको उठा ले जाएगा, ये सी नंबर होगा, ढीले ढाले रूप से भरे पंख या रुई को। हालांकि कई लोग कॉमन सेंस लगाकर ये सोचते हैं सबका वजन जब 1 किलोग्राम ही है तो सभी को उठा ले जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये साइंस है, साइंस में कुछ भी हो सकता है। 14 नंबर, किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा बताइए। किसी पिंड का वेग दुगुना होने पे गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसका आंसर बताइए। ये काफी इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सभी पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, किसी पिंड का वेग दुगुना होने पे उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ना करेगा कि 1/4 मार दीजिएगा, बहुत लोग जो है 2 गुनी कर देते हैं या 1/4 कर, नहीं, किसी भी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे नहीं है, इसके आगे भी क्वेश्चन है, लेकिन ये आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल मेहनत करके यहाँ पे कंपाइल किया है। ठीक है, और ये देखिए अब इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें से 5-6 सवाल जो है आप लोगों का तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो न्यूटन ने नियम दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नियम दिया था न्यूटन ने, ठीक है, तो जी से संबंधित गुरुत्वाकर्षण जो बल है, जी से संबंधित लगभग हर एक एग्जाम में एक ना एक सवाल पूछ ही देता है। ठीक है, जी का मान कहाँ पे कितना होगा, तो जी के मान से संबंधित जितने सवाल हैं इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया है। इन सबको याद कर लेना है, रट लेना है या कॉपी में लिख लेना है, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए 1 बाय 1 देख लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। ठीक है, दूसरा है विषुवत रेखा, इक्वेटर या भूमध्य रेखा भी इसे बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इक्वेटर अंग्रेजी में बोलते हैं, पर जी का मान न्यूनतम होता है। ठीक है,
तो इक्वेटर पे विषुवत रेखा पे जी का मान सबसे कम होता है और पृथ्वी के केंद्र में जी का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है। और देखिए अगला, ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है, महत्तम होता है। एग्जाम में पूछता है पोल पर या ध्रुव पर जी का मान कहाँ सबसे ज्यादा होता है, तो ध्रुव पे जी का मान महत्तम होता है, सबसे ज्यादा होता है। ऊंचाई पर जी का मान घटता है। ठीक है। अब एग्जाम में पूछ देता है कि पहाड़ों पर जाने पर जी का मान बढ़ता है कि घटता है, तो वहाँ पे ये नहीं कि हम लोग ऊंचाई पे जा रहे हैं, चल रहे हैं तो जी का मान बढ़ेगा, नहीं, ये उल्टा होगा। वहाँ पे ऊंचाई पे जी का मान घटता है। ठीक है। पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है। पृथ्वी के अंदर भी जाएंगे जी का मान घटेगा। और ये देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान महत्तम होता है। पृथ्वी की जो सतह है ना, वहां पे जी की मान महत्तम होता है, ये याद रखिएगा। और ध्रुव पर भी, पोल पर जी का मान महत्तम होता है। ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे होता है, विषुवत रेखा पे होता है दोस्तों। और पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। तो दोस्तों प्लीज इसे आप लोग याद रखिएगा। और चैनल को, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। 17 नंबर, किसी पिंड का भार, देखिए उससे संबंधित जो दिमाग में रखेगा अभी इसका आंसर बता देगा। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थान एक समान होता है, बताइए क्या ये बात सही है कि किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है? दूसरा में क्या है, ध्रुव पर अधिकतम होता है। तीसरा पर क्या है, विषुवत रेखा पे अधिकतम होता है। चौथा पे क्या है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पे अधिक होता है। नहीं यार, ये तो सब गलत है यार, बी को छोड़कर सब गलत है, मैंने अभी बताया ना आपको। उसी के वही मतलब लॉजिक लगेगा, जी वाला लॉजिक लगेगा। किसी पिंड का भार ध्रुव पर अधिकतम होता है, ठीक है ना, पोल पर अधिकतम, विषुवत रेखा पर न्यूनतम हो जाएगा, पहाड़ों पे घटेगा, पृथ्वी के सभी स्थान पे एक समान नहीं होगा, कहीं घटेगा तो कहीं महत्तम भी अधिकतम भी होगा, जैसे पृथ्वी की सतह पे। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाइलेशन ऑफ साइंस। और ये फिजिक्स का स्पेशली, इसमें जितने सवाल थे सब फिजिक्स के थे। इसके पहले मैंने बायोलॉजी का दिया है, कल केमिस्ट्री का आ जाएगा दोस्तों, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, ऐसे आता रहेगा जितने इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों। तो जेन्युइन स्टडी में आप लोगों का हमेशा स्वागत रहेगा। और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अभी चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।